अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ये वही दिल फरेब खुशबू वाली थी जिसने हारून की जिंदगी पर अपने वजूद का साया किया हुआ था। हर जगह हर लम्हा बदलती हुई शक्ल ना जाने कौन सी थी। वो काश वो मुझे अपने बारे में बता दे, हारून ने सोचा और वो मुसलसल चीखता रहा। वो पीछे हटती रही। हारून को उस जगह के बारे में अच्छी तरह अंदाजा था। वो जोर से चीखा, आगे बहुत हौलनाक खाई है, आगे मत बढ़ो, देखो आगे मत बढ़ो। लेकिन वो पीछे हटती रही और उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे। उस वक्त उसने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कहा था। हारून ने आखिरी बार उसे रोकना चाहा। चौंका, अब खाई 2 गज के फासले पर थी। फिर अचानक ही हारून के हलक से एक चीख निकल गई। वो खाई में गिर गई थी। हारून बेइख्तियार उस जानब दौड़ा। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर उसने देखा, लेकिन जो कुछ उसने देखा उसने कि उसके हवास मजीद मुअत्तल कर दिए। वो फिजा में परवाज कर रही थी। उसके चौड़े चौड़े पर फिजा में गर्दिश कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता वो निगाहों से उजल होती जा रही थी। हारून के हलक से एक इत्मीनान बख्श आवाज निकल गई। और कुछ था या नहीं, लेकिन कम से कम उसकी जिंदगी बच गई थी। मगर ये पुरइसरार वजूद कौन है ये पुरइसरार वजूद? वो दिल ही दिल में सोच रहा था, यहाँ तक कि वो चमगादड़ नुमा औरत या उस वक्त चमगादड़ बन जाने वाली आहिस्ता आहिस्ता फिजा में नुक्ता बनकर रह गई और फिर ये नुक्ता भी निगाहों से उजल हो गया। तब हारून ने एक गहरी सांस ली और थके थके अंदाज में गर्दन झटकने लगी। उसने परेशानी से सोचा, क्या है ये सब कुछ? किन तिल्स्मात में फंस गया हूँ? वापसी के लिए कदम उठाए तो जारिया याद आई, जो अच्छी खासी जख्मी हो गई थी। उसका अंदाजा हारून को बखूबी हो गया था, लेकिन कोई नुकसान ना पहुंच जाए उसे। बाकी सारी बातें अपनी जगह। वो तेजी से गार की जानब दौड़ने लगा। वो कुछ देर के बाद गार में दाखिल हो गया। उसकी निगाहें चारों तरफ भटकने लगी, लेकिन एक लम्हे में उसे एहसास हो गया कि जारिया गार में मौजूद नहीं। हालांकि चमगादड़ ने उसे काफी जख्मी कर दिया था और वो तकरीबन बेहोश हो गई थी। फिर वो कहाँ गई? कहीं उसे कोई और हादसा तो पेश नहीं आ गया? इसके पूरे अमकानात थे। जारिया, उसने काफी जोर से आवाज दी, मगर उसकी आवाज गार में गूंज कर रह गई। उस आवाज की अर्थ तक आज का कोई रद्द अमल नहीं हुआ। उसने मजीद कुछ आवाजें लगाईं, फिर बाहर निकल आया। ताहद्दे निगाह सुकून सन्नाटा फैला हुआ था। वो दूर दूर तक देखता रहा, फिर थके थके अंदाज में एक चट्टान पर जा बैठा। मैं एक गैर मामूली इंसान नहीं हूँ, मेरी इब्तिदा खो गई है। इसके अलावा मेरे अंदर और क्या गैर मामूलीपन है? क्या ये कि अब तक जिन हालात से गुजर चुका हूँ उसके बावजूद मेरी दिमागी कुव्वत खराब नहीं हुई, मैं पागल नहीं हो गया? क्या ये अपनी पुरतइश जिंदगी छोड़कर मैं इन वीरान जंगलों में भटक रहा हूँ? वो बच्चे जिन्हें उनकी गैर शादीशुदा माएं कोड़े दानों और दूसरी जगहों पर छोड़ जाती हैं, जी जाते हैं, तो अपनी असलियत कभी नहीं पाते, लेकिन उनके दिलों में भी खलिश होती है। मगर शायद ही उनमें से कोई अपनी असलियत पा लेता हो, वरना जिंदगी तो किसी न किसी तरह गुजर ही जाती है। मेरे दिल में तो किसी ऐसे एहसास की गुंजाइश भी नहीं थी, क्योंकि मैं तो जवानी के आलम में किसी को मिला था। कोई भी मफरूजा तराश लिया जाता और फिर उसके बाद के वाकयात सोचते तो बहुत सी बातें थीं, लेकिन पुरइसरार वजूद एक माफूकत हसरत हिस्सी जो हर लम्हा मेरे गिर्द चकराती रहती थी और जिसके बारे में मुझे यकीन हो गया था कि वो मेरे आसपास खास तौर से किसी औरत को नहीं देख सकती, ख्वाह वो किसी और सिर्फ अपना रकीब समझती है। कमाल है। हारून मुस्कुरा दिया। अचानक ही उसे एक आहट सी महसूस हुई और उसने गर्दन घुमाकर देखा। बूढ़ा जरताशा से उसकी तरफ आ रहा था। हारून फिर उलझ गया। वही हुलिया, वही हफ्सा। आह, ये तो प्रोफेसर गाजी है।
प्रोफेसर की पुरइसरार शख्सियत को तो वह पहले ही तस्लीम करता था। बेशक उसने प्रोफेसर की शोभता गरी देखी थी, कहीं वो माजी में भी सफर कर सकता है, इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद को प्रोफेसर गादी तस्लीम भी नहीं करता था, लेकिन हूबहू वही लगता था। वो करीब आ गया तो हारून उसके एहतराम में खड़ा हो गया। जरगास मुस्कुराया था। क्यों, कैसी गुजार रहे हो? बहुत मुश्किल, हारून ने जवाब दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वैसे मैं जानता हूँ। कुछ नहीं जानते हो, मुश्किल क्या होती है। दुआ करो कि इससे तुम्हारा वास्ता ना पड़ो। बैठो, बैठ जाओ, उसने कहा और खुद भी एक पत्थर पर बैठ गया। एक बात पूछूं? हारून ने कहा। हाँ पूछो। क्या आप जानते हैं जारिया कहाँ है? मैं? जी। क्यों, मुझे क्या मालूम? मैं उसे जख्मी हालत में इस गाड़ में छोड़ गया था। उसे किसने जख्मी किया? एक पुरइसरार लड़की ने जो चमगादड़ बनकर आई थी। मुझे तफसील से बताओ। जरगास की आंखों में दिलचस्पी की चमक पैदा हुई। हारून ने अब जरूरी समझा कि अपनी मुश्किल जरगास से बयान कर दी। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, हर चंद के अभी तक मेरे दिल में ख्याल है कि आप मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम और मेरी ही दुनिया के बाशिंदे प्रोफेसर गाजी हैं, और प्रोफेसर गाजी मेरे बारे में सारी तफसील जानते हैं। लेकिन अगर आप मेरी कहानी दोबारा सुनना चाहते हैं तो मैं आपके एहतराम से गुरेज नहीं करूंगा। तुमसे एक लफ्ज़ कहूंगा, लेकिन वो बड़ी अहमियत का हामिल है। दोबारा ये ना कहना कि मैं तुमसे अपनी असलियत छुपा रहा हूँ, गोया झूठ बोल रहा हूँ, वरना कुदरत बदल जाएगी, माहौल बदल जाएगा और कौन जाने फिर हालात क्या होंगे। तुम्हारी तसल्ली के लिए कुछ अल्फाज तुमसे ज़रूर कह देता हूँ। यह ज़मीन पर दुनिया कब से आबाद है और यहाँ क्या कुछ हो रहा है, इसकी कोई तारीख रकम नहीं है। बस अक्ल वाले अपनी अक्ल से कहानियां गढ़ते रहते हैं। ये इस दुनिया की तख्लीक करता है, असल सिर्फ वही जानता है। थोड़ा थोड़ा इल्म उसने बांट बेशक दिया, लेकिन कहीं भी ये इल्म मुकम्मल नहीं है। तुम अगर मेरी शक्ल किसी प्रोफेसर गादी से मिलती जुलती पाते हो तो इस पर हैरत ना करो कि दुनिया तो अजायब खाना है, और अजायब खाने में ना जाने क्या क्या कुछ है। किसी एक नुक्ते पर खुद को मरकूज ना करो। समझे, मैं तुम्हें ये बात समझाना चाहता हूँ। बताओ मुझे कि तुम्हारे साथ क्या बीती। हो सकता है मेरा इल्म थोड़ी बहुत रहनुमाई कर दे। हारून ने एक गहरी सांस ली। एक बार फिर उसे ये पेशकश हुई थी, और ये पेशकश प्रोफेसर गादी के हम शक्ल ने की थी। गोया इसके माजी और उससे इस अनोखे किरदार का भी कोई ताल्लुक है। अब इससे ज्यादा अगर जहनी रसाई की जाती तो ना जाने उसके नताइज क्या निकलते। जब ऐसे मुश्किल हालात अतराफ में फैल जाएं जिनका कोई हल आसान ना हो, तो फिर उन आसानियों का सहारा ले लेना ज्यादा बेहतर होता है। सियानों से बात करोगे तो वो यही मशवरा देंगे। हारून ने एक गहरी सांस ली और कहा, बात सिर्फ इतनी सी है बुजुर्ग जरगास कि मेरी इब्तिदा गुम हो गई है। मैं किसी और की नहीं, अपनी तलाश में सरगर्दा हूँ। हालांकि तहजीब की दुनिया में, या फिर मैं ये नहीं कह सकता कि कितनी पुरानी दुनिया में, मैं एक पुरसकून और पुरइसाइश ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी से मुतल्लक कुछ ऐसे पोशीदा वाक़यात थे जिनकी वजाहत मेरे जहन भी नहीं कर पाया। बस यूँ समझ लो कि मैं उसी में सरगर्दा रहा। ये कहकर हारून ने मुख्तसर तरीन अल्फाज में जरगास को अपनी दास्तान के बारे में बताया। जब किसी को अपना हमराज बनाया जाता है तो उसी के शेर के मुताबिक हो जाता है कि राज हस्ती राज है जब तक कोई मुजरम ना हो। खुल गया जिस दम तो मुजरम के सिवा कुछ भी नहीं। चुनाचा उसने उस पर इसरार वजूद का तज़किरा भी किया और चमड़े के उस तावीज़ का भी जो 16 दरवाज़ों के राज खोलता था। जरगास बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से ये बात सुन रहा था। फिर उसने कहा, वाकई अनोखी कहानी है। उस कहानी में जो सबसे मुमकिन और करीब का किरदार है वो उस पुर इसरार वजूद का किरदार है जिसे अब तक तुम कोई नाम नहीं दे सके। मेरे दोस्त, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बाइल्म नहीं कहता, लेकिन तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूँ। बहुत ही सहल और आसान रास्ता तुम्हें बता सकता हूँ मैं। 16 दरवाजे, 16 सदियाँ। भला हो सकता है कि सैकड़ों सदियाँ गुजरने के बाद भी तुम्हें इनका अदरास नहीं हो सकता। कौन जाने कौन से दरवाजे के पीछे क्या है। लेकिन अगर तुम सही रास्ता मुंतखब करना चाहते हो तो बूढ़ा जरगास तुम्हें अपनी ज़िंदगी के तमाम तर तजर्बों से रोशनास करके ये बता सकता है कि वो जो कभी किसी मुश्किल में और कभी किसी शक्ल में तुम्हारे सामने आती है, दर हकीकत एक
बेचैन रूह है और तुम्हारी कुर्बत के लिए सरगर्दा है। वो किसी को तुम्हारी हमनशीनी नहीं बनते देख सकती, क्योंकि खुद तुम्हें चाहती और यकीनन उससे ज्यादा पायदार और पुरवकार और कोई नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। सो अगर तुम उसी के रास्ते पर चल पड़ो तो वो तुम्हें उसी दरवाजे के पीछे ले जाएगी जहां तुम खुद मौजूद हो। और मैं तुम्हें बिल्कुल बताए देता हूं कि तुम औगुस्तियो ही हो, क्योंकि औगुस्तियो का मतलब होता है मुश्किल वक्त का साथी। और जरूर ऐसी ही बात है। माजी के मुसाफिर, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है जिस मंजिलों में भटक रहे हो तुम, दर हकीकत मुस्तकबल के इंसान हो। बेशक ये एक बात दुरुस्त है कि तुम माजी में सफर कर रहे हो, लेकिन औगुस्तियो तुम्हारा माजी का ही नाम है। और मुश्किल वक्त के साथी दरवाजों की बात कर रहे हो ना तुम, तो जिन दरवाजों की जानब तुम सफर करते हो वो तुम्हें बहुत दूर ले जाएंगे, हो सकता है सैकड़ों सदियां पीछे। और अगर वहां जाकर तुम सदियों में भटक गए तो फिर ये समझ लो सदियों से वापसी तुम्हारे लिए इतनी आसान नहीं होगी। मेरा मशवरा है कि तुम सिर्फ उसका सहारा लो जो तुम्हें चाहती है, जो तुम्हारे लिए सरगर्दा है। उसे पाने के लिए सही अंदाज इख्तियार करो और सदियों में इतने पीछे तक ना जाओ कि सदियों में ही भटकर रह जाओ। हारून को बूढ़े जरगास के ये अल्फाज इंतहाई पुर इसरार और खौफनाक मालूम हो रहे थे। ना जाने क्यों उसके बदन में हल्की हल्की लर्जिशें पैदा हो गईं। उसने कहा, मैं ये भी नहीं कह सकता मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग कि मैं अपनी सदी में वापस जाना चाहता हूँ। इतना लंबा सफर तय करने के बाद बे नीलो मोराम वापसी एक शर्मिंदा कुन अमल होगा। लेकिन फिर वही बात है कि अमल हम रहनुमाई चाहते हैं, और रहनुमाई के बगैर किसी भी अमल में मुकम्मल होना तकरीबन मेरे ख्याल में नामुमकिन ही होता है। जरगास ने गर्दन झुकाई और बोला, तो फिर अब यूं करो कि सब कुछ भूल कर यहाँ इस गार में इंतजार करो। मैं मुंतखब रास्ते तलाश करता हूँ और उसके बाद उन रास्तों पर तुम्हारी रहनुमाई कर सकता हूँ। तुम उस मंजिल में दाखिल हो जाओ जो तुम्हें 16वें दरवाजे के पीछे ले जाए। 16वां दरवाजा जो उसी की रहनुमाई में खुल सकता है जो तुम्हारे लिए बेनाम है, लेकिन तुम्हारे लिए सरगर्दा भी है। समझ रहे हो ना तुम? जिसे चमगादड़ का नाम दे रहे हो वो चमगादड़ बिल्कुल नहीं। जाहिर है वक़्त की लगाम उसके हाथ में है और वो वक़्त के धारों पर सफर कर सकती है। वो चमगादड़ के पर नहीं बल्कि वक़्त के पर लगाकर तुम तक पहुंची है। जारिया जैसी हजारों औरतें अगर तुम्हारी कुर्बत हासिल करने की कोशिश करेंगी तो नाकाम रहेंगी। चौंका वो तुम्हें अपना समझती है और यकीनन जब तुम्हारी कहानी मुकम्मल होगी तो तुम्हें खुद भी एहसास हो जाएगा कि तुम उसी की अमानत हो। यह आपका मतलब है अगस्तियों की हैसियत से मैं कुछ और ही हूँ। तो फिर बताइए बुजुर्ग, क्या किया जाए? मैं माजी की गहराइयों के दरवाजे तलाश करता हूँ और तुम मेरा इंतजार करो। तुम्हारे लिए यही गार मौजू है और अंदर दाखिल होकर गार का दरवाजा अंदर से बंद कर लो, या फिर मुझे इजाजत दो कि मैं इसे बाहर से बंद कर जाऊं ताकि कोई जारिया जैसी शख्सियत तुम्हारे पास ना पहुंच सके। हारून ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसका खून खुश्क हो रहा था। गार के दरवाजे पर बड़ी सी चट्टान पड़ी हुई थी। ये चट्टान तो 10 आदमी मिलकर भी नहीं हटा सकते थे। अगर बूढ़ा दरगास अपने इल्म से काम लेकर इस चट्टान के दरवाजे को बंद कर दे और कुछ हो जाए तो फिर इस गार को ही अपनी कब्र समझना ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन इत्माद किए बगैर चारा कार नहीं था। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है बुजुर्ग जरगास, आप जैसा मुनासिब समझे। और जरगास ने उस गार में दाखिल होकर वो चट्टान बाआसानी धकेली, गार का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर खाने पीने की आराम की बहुत ही अशिया मौजूद थीं। जरगास ने उसे यहाँ इसलिए बंद किया था कि कोई उस तक ना पहुँच सके। बहरहाल इस बंद गार में जो वक़्त गुजरा हारून के लिए वो जिंदगी सबसे बदतरीन वक़्त था। उसे एक एक लम्हा याद आ रहा था कि क्या मुश्किल खरीदी है। प्रोफेसर अहमद, नौरोज, प्रोफेसर गाजी सारे के सारे ना जाने कहां से कहां पहुंच गए होंगे। जरगास कहता है कि वो गाजी नहीं है तो यकीनन दुरुस्त ही कहता होगा, लेकिन प्रोफेसर अहमद वगैरह तो वापस अपनी दुनिया में चले होंगे। काश मैं वो कुदरती जज्बा ना होता, किसी हसीन साथी को जिंदगी का महवर बना लेता और जिंदगी आसानी से गुजर जाती, क्योंकि इस कदर दौलत हासिल हो चुकी थी अपने कुव्वते बादू के जरिए कि कोई मुश्किल पेश ना आती। यूरोप, अमेरिका, स्विट्जरलैंड के दुनिया के कौन से मुल्क तक रसाई हासिल नहीं की जा सकती। लेकिन दूसरी बात थी, पता नहीं ऐसा कर भी पाता या नहीं। गार के पुर इसरार अंधेरों में बस उन्हीं सोचों में जिंदगी कायम रखी थी और उसे 3 दिन तक इसी गैर में रहना पड़ा। और चौथे दिन जब बाहर के दरवाजे से रोशनी की शुआएं नजर आईं
तो उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। इसका मतलब है कि दरवाज़ा खुल गया, और दरवाज़ा खोलने वाला बूढ़े जरगास के अलावा और कौन हो सकता था। ये लाफानी कुव्वतों का मालिक बूढ़ा अब हारून के दिल में एक बड़ा मकाम बना चुका था। उसकी पुरइसरार कुव्वतों का हारून ने दिल से एतराफ़ किया था, और इसमें कोई शक नहीं कि बूढ़े की उन पुरइसरार कुव्वतों के साथ साथ हारून को हमेशा प्रोफेसर गाजी याद आता था। बूढ़े की शक्ल सूरत और हर अदा प्रोफेसर गाजी से मिलती थी, और प्रोफेसर गाजी बूढ़े की शक्ल में जिंदा हो गया। लेकिन जरगास किसी भी तरह अपने आप को इस माहौल में मुंसलिक नहीं समझा था। वो गौर से हारून का जायजा लेता रहा, जैसे 3 दिन की कहानी उसके चेहरे पर पड़ता रहा हो। उसने फिर मुस्कुराकर गर्दन हिलाई और बोला, नहीं, तुम बेशक अपनी दुनिया में कितनी ही ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार लेते, लेकिन वो एक खलश जो तुम्हारे दिल की हर गोशी में पहना रहती, वो तुम्हें जिंदगी से इस कदर प्यार ना करने देती जितना तुम करना चाहते हो। सुकून की परवाह वहाँ तुम्हारे ज़मीन का हिस्सा है। अगर खुद अपनी गहराई में उतर जाओ तो मेरी बात की तस्दीक हो जाएगी। वहाँ सब कुछ हासिल था तुम्हें, लेकिन तुम अपनी असल में भटकते रहते। अपनी असल का सुराग बहुत बड़ा काम होता है। जिसे अपनी असल ही मालूम ना हो, वो अपने लिए क्या फैसले कर सकेगा। हारून ने आंखें बंद कर लीं। बूढ़ा उसके दिल की बातें दोहरा रहा था। बहरहाल हारून पहले भी उसकी पुरइसरार कुव्वतों का कायल था। मुअज़्ज़ज़ जरगास, अब मुझे बताइए कि इन 3 दिन के बाद मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, तुमने फैसला तो कर लिया होगा। आओ मैं तुम्हें एक अजीबोगरीब चीज़ दिखाता हूँ, जरगास ने कहा, और हारून उसके साथ चल पड़ा। जरगास गार के अंदर ही अंदर एक सुरंग में दाखिल हुआ, और चलता हुआ हारून को अंदाज़ा नहीं था कि यह सफ़र कितना तवील होगा और जरगास उसे कहाँ ले जा रहा है। लेकिन सफ़र था कि ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा था। बड़ी अजीबोगरीब सुरंग थी ये। हर तरफ से तारीक, रोशनी की एक रमक भी उसमें नहीं आती थी। हारून को खौफ था कि कहीं वो ठोकर खाकर गिर ना जाए, कहीं ऐसे नशीबो फराद ना हो जहां उसे किसी बड़े खतरे का सामना करना पड़े। लेकिन दरगास ने इस बात को भी महसूस कर लिया और बोला, नहीं, ये इस कदर हमवार है कि अगर तुम रोशनी में इसे देखो तो हैरान रह जाओ। यहाँ तुम्हें ना तो पत्थर का कोई टुकड़ा मिलेगा जिसे तुम्हें ठोकर लगे, ना ही ऐसा कोई गड़ा या बुलंदी जो तुम्हारा रास्ता रोके। चले आओ। दिल तो चाहा कि उससे पूछूं, मोहतरम बुजुर्ग, आखिर जा कहाँ रहे हैं। लेकिन बहरहाल जरगास ने उसके दिल में इस तरह कब्जा जमा लिया था कि वो उससे ये सवाल पूछने की जुर्रत नहीं करता। यहाँ तक कि चलते चलते थक गया। ये भी शुक्र था कि सुरंग सीधी ही जाती थी। बेशक कहीं कहीं हल्के फुल्के नशीबो फराद आ जाते थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि सांसों पर असर अंदाज हो। आखिरकार रोशनी का दहाना नजर आया और हारून ने इत्मीनान की सांस ली। इसका मकसद है कि अब ये सुरंग ख़त्म हो रही है। लेकिन अपने अंदाजे के मुताबिक कोई 6 घंटे तक उसने इस सुरंग में मुसलसल सफ़र किया था। बेशक वो थक गया था और उसकी सांसों में तेज़ी आ गई, लेकिन उसने जरगास की सांस में कोई तेज़ी महसूस नहीं की, और शर्मिंदगी ने उसे इस बात का इजहार नहीं करने दिया कि वो थक गया है, क्योंकि उसके साथ एक इंतहाई उम्र रसीदा बूढ़ा भी सफ़र कर रहा था और जो बिल्कुल नहीं थका था। यहाँ तक कि दरख्वास्त उस दहाने पर पहुँच गया और फिर उसने कहा, मेरा सफ़र यहीं तक है, इसके बाद मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकूंगा। आगे 2 रास्ते हैं। दाहिनी सिमत का रास्ता जहाँ जाता है वो भी तुम्हें नज़र आ जाएगा, और बाईं सिमत का रास्ता भी तुम्हें नज़र आ जाएगा। समझे? आखिरी अल्फाज के तौर पर यह कह रहा हूँ कि दाहिनी सिमत तुम्हारी वो दुनिया है जिसकी अब हालत में आकर तुम हैरत करने लगो, और बाएं सिमत तुम्हारा माजी है। माजी के मुसाफिर, अब फैसला करना तुम्हारा काम है। देखो, मैंने तुम्हें कितने खूबसूरत दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। तुम ये जो सोचते थे कि सिता मुर्तफा की मंजिल पर पहुंचने के बाद तुम्हें दुनिया में वापसी नसीब होगी या नहीं, और तुम्हारे वो दोनों साथी मतलब और वो तहकीक करने वाले जो ना जाने क्या मालूम करना चाहते थे कहाँ पहुँच चुके हैं, ये भी तुम अच्छी तरह जान लोगे। तो जाओ, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। हारून के पूरे बदन में एक बार फिर सन्नाटा सा दौड़ गया। सिता मुर्तज़ा का जिक्र उसने एक बार भी जरगास से नहीं किया था, लेकिन जरगास उसे हवाला दे रहा था और बता रहा था कि प्रोफेसर गाजी, प्रोफेसर अहमद या नौरोज़ वगैरह की क्या पोजीशन है। बहरहाल ये सारी बातें बड़ी सनसीखेज थी, इसलिए उसने कहा, मगर मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग, आप
अचानक उसने महसूस किया कि जरगास वहां नहीं है। हारून ने 2-3 बार उसे पुकारा और फिर वापस दौड़ाता कि दरखास्त उसे आइंदा के लिए हदायत ले और ये भी पूछे कि सीता मुर्तज़ा का जिक्र आखिर उसने क्यों किया, जबकि वो पूरे एतमाद के साथ कहता है कि ना तो वह प्रोफेसर गादी को जानता है और ना ही कोई और बात उसके जहन में है। फिर ये तज़किरा क्या मायने रखता है। लेकिन उसके बाद उसे खुद ही रुकना पड़ा क्योंकि दरखास्त का कहीं पता नहीं था। वो इस सुरंग में गुम हो चुका था। ये भी एक इंतहाई पुरइसरार बात थी। दरगास्त उसे एक मंजिल पर एक नुक्ते पर लाकर छोड़ गया था। देर तक वो खड़ा दरगास्त के बारे में सोचता रहा। अब उसके जहन में ये बात फिर से गर्दिश कर रही थी और दरगास्त जो ये तो कहता था कि वो प्रोफेसर गाजी नहीं, लेकिन सीता मुर्तफ़ा का जिक्र करके वो अपने तौर पर डावाडोल कर गया था। क्या वाकई वो प्रोफेसर गाजी था? फिर उसे अपने आप से झंझलाहट होने लगी। एक के बाद एक तजस्सुस अपने लिए पाल लेता है। कुछ भी हो, वो यहाँ तक आ गया है, आगे देखें क्या है। उसके बाद वो सुरंग के दहाने से बाहर निकल आया। बाहर की सिमत एक चौड़ी चट्टान प्लेटफार्म की शक्ल में बनी थी। उससे आगे धुंध ही धुंध फैली हुई थी, लेकिन उस धुंध में भी मिटे मिटे नकुश नजर आ रहे थे। चट्टान से नीचे ऐसे निशान बने हुए थे जिन पर बाआसानी सफर किया जा सकता था। ये तवील तरीन ढलान 2 मुख्तलिफ सिमतों को जाती थी और दरमियान में एक ऐसी पहाड़ी दीवार बनी हुई थी जो बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे किसी इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए इंसानी हाथों ने बनाई। दाहिनी सिमत की धुंध में ढलान का जहां इख्तिताम होता था, वहां से ऊंची नीची इमारतों के नकुश नजर आ रहे थे। बुलंदो बाला इमारतें जिनके कुछ हिस्सों में रोशनियां झलक रही थीं और वाज़ेह हो रहा था कि ये शहरी आबादियां हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का कोई शहर, लेकिन नामालूम शहर जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। उन बिल्डिंगों को देखकर ये शुबा भी हो सकता था कि मुमकिन है ये बुलंदो बाला पहाड़ी टेले हों, लेकिन ऐसा नहीं था। वो रोशनियां ये जाहिर करती थी कि वो इमारतें हैं। हारून का दिल उछलकर हलक में आ गया। इसका मतलब है कि अगर उन ढलानों को अबूर कर लिया जाए तो उसके बाद वो महज़ब दुनिया की शहरी आबादियों तक पहुंच सकता है। सीता मुर्तफ़ा तक का हौलनाक सफर प्रोफेसर गाजी, प्रोफेसर अहमद, नौरोज और दूसरे किरदारों के साथ एक भयानक सफर जहां वापसी का सफर खत्म हो गया था। लेकिन अगर उन ढलानों पर आगे बढ़ते चला जाए तो इस सफर की तमाम मुश्किलात खत्म हो सकती हैं और एक बार फिर महज़ब आबादी में पहुंच सकता है जहां उसकी अपनी दुनिया आबाद है। ये शहर, ये मुल्क कोई भी हो, एक ऐसे आदमी के लिए जो मुश्किलात में फंसा हुआ हो, आसानियां फराहम हो सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा, मुझसे मेरे बारे में पूछा जाएगा तो सारी तफसीलात बता दूंगा और कहूंगा कि उसकी तस्दीक कर ली जाए। ये तो एक अजीम कारनामा हुआ होगा और मुझे उन आबादियों की जानब ही जाना चाहिए। भाड़ में जाए मेरा माजी, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पता चलाना ज़रूरी तो नहीं। अपनी दुनिया, अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँ। जो गलत रास्ते मैंने इख्तियार किए हैं उनसे गुरेज कर लूँ, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। वो सचमुच खुशी से दीवाना हो गया। उसका दिल चाह रहा था कि रक्स करे। दरगास ने वाकई बिल्कुल ठीक कहा था और फिर एक हकीकत थी कि अब तक जो कुछ किया था जोश जज्बात में कर डाला था, लेकिन अब जब उसके सामने अपनी दुनिया आई थी तो उसका दिल पूरी तरह उसकी जानब राग़िब हो गया था। फिर उसने एक नफरत भरी निगाह बाएं सिमत के रास्ते पर की। ये वो भटका देने वाला तस्वर है जिसने उसे दर बदर कर दिया। जिंदगी ने उसे एक बार फिर एक खूबसूरत मौका दिया है तो उसे फ़ायदा ना उठाना हमाकत है, बिल्कुल हमाकत, बिल्कुल हमाकत। उसने इस वीराने रास्ते पर निगाह डाली और उसकी निगाहें वैसे ही ढलानों पर दूर तक चली गईं। लेकिन ढलानों का ये इख्तिताम एक ऐसी जगह हुआ था जहां एक इंसानी जिस्म नजर आ रहा था। धुंध में लिपटा हुआ इंसानी जिस्म जो धुंधलाया हुआ था, लेकिन उसका चेहरा रोशन था। 2 आंखें, 2 पुरकशिश आंखें, ऐसी आंखें जो इंसान को अपने अंदर खींच लेने की सलाहियत रखती थीं। आंसुओं से तर थीं। उन आंखों में शिकवे थे। एक अजीब सा एहसास छुपा हुआ था उन आंखों में। हारून के पांव एक बार फिर लरजने लगे। उसका दिल डानो डौल हो गया। ये शिकायती आंखें उससे कुछ कह रही थीं। पूरी कहानी, पूरी तफसीर और उसके सारे वजूद में लर्जिशें पैदा हो गईं। फिर उसने कुछ और साए उसकी सिमत मंडलाते हुए देखे। अजीबो गरीब साए थे। ये नुमाया नहीं थे, लेकिन ना जाने क्यों हारून को लग रहा था जैसे उनमें उसकी जिंदगी के तार लगे हुए हों। उसका दिल उनकी जानब खींचने लगा। एक पूरा खानदान जमा हो गया था। बस वो लड़की नुमाया थी जिसका धुंधलाया हुआ बदन उसके एक एक नक्श की नुमाइंदगी करता था। हारून को यूं लगा जैसे वो सब उससे शिकायत कर रहे हों। उन सब का अंदाज दुख भरा था, जैसे वो कह रहे हों, ठीक है,
मुहज़्ज़ब दुनिया की रोशनियों में हमको भूल जाने वाले ठीक है, जाओ वापस लौट जाओ। और हम जो तुम्हारी आमद की खुशियों के शादियाने बजा रहे थे, एक बार फिर मायूसियों की दलदल में गर्क हो जाएंगे कि तुम नहीं आओगे। एक ऐसी आवाज़ हारून के वजूद में गूंज रही थी जिसका बाहर से कोई ताल्लुक नहीं था। ये आवाज़ें उसके अंदर थी, 100% अंदर। और वह चंद लम्हात पहले अपनी दुनिया के नज़र आ जाने वाली जो खुशी उसके दिल में पैदा हुई थी, वो मानद पड़ती जा रही थी। हारून अपने जिस्म को संभाल ना सका और उस चट्टान के चौड़े प्लेटफार्म पर बैठ गया। दाहिने हाथ इमारतों का सिलसिला नजर आने के बाद उसने सोचा था कि अब फैसला करने में क्या दुश्वारी है। उसे इन्हीं ढलानों पर दौड़ जाना चाहिए और जितनी जल्दी मुमकिन हो अपनी दुनिया में लौट जाना चाहिए, जहां उसका अजीम सरमाया बैंकों में महफूज है, जहां उसके लिए ऐश इशरत के दरवाजे खुले हुए हैं। दोस्तों की महफिलें जमाना कौन सा मुश्किल काम है। इस दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त सरमाया होता है। जिसके पास सरमाया मौजूद हो उसको के लिए दोस्तों की कोई कमी नहीं। लाखों हजारों दोस्त उसके गिर्द मंडलाएंगे, उस पर जान निछावर करेंगे। क्या कमी है, जो गलती कर चुका है उसका अजाला हो जाएगा। लेकिन अब उसके भटकते हुए वजूद को देखकर उन लोगों को मायूसी को महसूस करके उसका दिल पसीज रहा था और वो ये सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए, दाहिनी सिमत या बाहीं सिमत। फिर उसके कानों में अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे लोग कुछ कह रहे हों। बहुत से लोग सरगोशियाँ कर रहे थे। उन आवाज़ों का मफहूम तो समझ में नहीं आया, लेकिन सरगोशियों का अंदाज अजीब सा था। उसका जहन उन सरगोशियों से भारी होता चला गया। उसके पांव आगे बढ़े और वो ढलानों पर उतरने लगा। उसने बाएं सिमत का रास्ता इख्तियार किया था। ढलान नाकाबिले अबूर नहीं थे, वो उनके दरमियान सफ़र कर रहा था और अजीबोगरीब सरगोशियाँ अब मोहब्बत भरे गीतों में तब्दील होती जा रही थीं। बड़ा पुर इसरार सफ़र था ये, अजीबोगरीब कैफियत का हामिल और अजीबोगरीब। बस यूं लग रहा था जैसे बुलंदियों से नीचे उतरते हुए सुर्ख गुलाबों की बहार छाई हुई हो। बादलों के साए में ठंडी ठंडी मस्त हवा के झोंके उन फूलों की खुशबू दूर दूर तक मुंतशिर करते फिर रहे थे। गर्ज ये कि वो गुलाबों के दरमियान से गुजरता चला गया, यहाँ तक कि ढलानों का इख्तिताम आ गया और उसे उन अजीम शान दरख्तों का सिलसिला दूर तक नजर आता रहा। एक धुंधला सा नक्श उसके निगाहों के सामने था, चुनाचा उसने उसी नक्श के सहारे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आखिरकार वो उन जंगलों के दरमियान पहुंच गया जिनके घने साए रोशनी को जमीन तक पहुंचने नहीं देते थे। उनकी शाखें आपस में मिली हुई थीं और उनके नीचे गहरा अंधेरा फैला हुआ था। यहाँ उसे खासा मुहतात होकर चलना पड़ा। यूं लग रहा था जैसे ये तमाम चीज़ें उसके लिए अजनबी ना हों, ये रास्ते उसके जाने पहचाने हों। ये एहसास उसे पहली बार हुआ। अलबत्ता उसे पूरी एहतियात करनी पड़ रही थी, क्योंकि दरख्तों की शाखों से लंबे लंबे सांप लिपटे हुए थे जिनसे बचकर चलना दिन की रोशनी में भी दुश्वार था। रात को तो ये सफ़र बहुत ही खौफनाक हो जाता था, लेकिन बहरहाल यहाँ रुकने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कोई भी लम्हा मौत का लम्हा बन सकता था। मगर ये बात ज़रूरी थी कि उन जंगलों में दरिंदे नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उन खौफनाक सांपों की वजह से दरिंदे भी इधर का रुख नहीं करते थे। हारून अपनी तमाम तर कैफियत का भरपूर जायजा ले रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे वाकई कभी ज़िंदगी के किसी दौर में ये जगह उसके कदमों तले आई हो। बहुत सी जगहों पर उसे यह एहसास होता था कि फ़लाँ सिमत ये चीज़ है, और जब उसकी निगाहें उस तरफ उठती तो उसे वही चीज़ नज़र भी आ जाती। ये इंतहाई हैरानी की बात थी कि ऐसा हो रहा था, और अगर अक्लो दानिश से सोचा जाए तो यही कहा जा सकता था कि इसका ताल्लुक किसी न किसी शक्ल में इस सरजमीन से ज़रूर था। बहरहाल ये सफ़र रात भर जारी रहा और दूसरे दिन उस वक़्त ख़त्म हुआ जब सूरज बुलंद हो गया था। जंगलों का सिलसिला ख़त्म होते ही उससे एहसास हुआ कि वो रात भर के सफ़र से किसी कदर थकन से चूर हो गया है। जंगलों के इस दूसरे सिरे पर ताहद्दे नज़र वीरान पहाड़ियाँ बिखरी हुई थीं। ऊंची नीची भूरे रंग की चट्टानें यहाँ सर जोड़े खड़ी थीं और उनके दरमियान कोई ऐसी पिगडंडी नज़र नहीं आ रही थी जिसे देखकर यह एहसास हो कि वो इन रास्तों पर भी इंसानी कदम आ चुके हैं या उन पर कभी कोई सफ़र करता रहा है। कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू
यहाँ पहाड़ों के दरमियान मौजूद थे और चट्टानों की जड़ों में रेंगते फिर रहे थे। अपनी इस थकन को दूर करने के लिए हारून ने एक ऐसी जगह मुंतखब की जहाँ आसपास कोई चट्टान नहीं थी। अलबत्ता कुछ फासले पर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें नजर आ रही थी। वो रुक गया और उसके बाद वो साफ सुथरी जमीन पर लेट गया। हर तरफ से होशियार रहना जरूरी था। इस बात के इम्कानात भी हो सकते थे कि जंगलों से बाहर मुमकिन है दरिंदे मौजूद हों और इन दरिंदों से निपटने के लिए अभी उसके पास कोई माकूल बंदोबस्त नहीं था। खैर, दरिंदों की बात अपनी जगह, लेकिन छोटे छोटे जहरीले सांप और बिच्छुओं का क्या किया जाता, जिनकी तादाद यहाँ काफ़ी तादाद में थी। लेकिन बहरहाल कभी कभी इंसान इन तमाम चीज़ों से बेनियाज हो जाता है। उसकी थकन उसे मजबूर कर रही थी कि आंखें बंद कर ले और उसके बाद उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और वो गहरी नींद सो गया। एक बात समझ में नहीं आ रही थी। वो इन रास्तों पर चल तो पड़ा और यहाँ उसे लाने के लिए उस पुरइस्रार वजूद ने मजबूर किया था, लेकिन अब उसका कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन बहरहाल सोने के बाद हर किस्म का एहसास निगाहों से दूर हो गया और वो अजीबो गरीब अंदाज में मुड़ तुड़ कर सो गया। शहर का ये सरजमीन बड़ी पुरइस्रार थी। कीड़ों मकोड़ों ने भी गालबन नींद के आलम में उसकी जानब रुख नहीं किया था। कानून कुदरत है, हर जीरो को ज़रफ़ भी दिया गया है, लेकिन इस ज़रफ़ को कत्ल करके ज़मीन की गहराइयों में दबाया जा सकता है। लेकिन जहाँ ये जिंदा होता है वहाँ बड़े बड़े कारनामे दिखाता है। कीड़ों मकोड़ों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और सरजमीन शहर में एक और जादुई अमल उसका मुंतज़िर था। आंख खुली तो सर पर खुला आसमान नजर आया। आसमान पर चांद सितारे उस पूरी कायनात में यकसा होते हैं। इंसान जमीन के किसी भी खित्ते पर हो, उन्हें तलाश करने में उसे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। आसमान के जाने पहचाने जाविये बहुत देर तक उसके जहन में गर्दिश करते रहे और फिर उसे याद आ गया कि वो कहाँ और किस जगह मौजूद है। बदन के नीचे की जमीन शफाफ थी, इसलिए कोई पत्थर के टुकड़े ने चुभकर अपनी जगह नहीं बनाई थी जिससे उसे तकलीफ हो। वो उठकर बैठ गया और सबसे पहले उसे एहसास हुआ कि यहाँ उसके अलावा भी कोई मौजूद है। वो बिजली किसी तेजी से तड़पा। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह, जिंदगी बचाने का तसव्वुर तो हर लम्हा होता है, लेकिन जो कुछ उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। स्याह रंग का एक मुश्की घोड़ा था जो कसी हुई जीन के साथ खड़ा हुआ था। उसके नथनों से खर खर की आवाजें निकल रही थी। उस आवाज ने उसे अपनी जानब मुतवज्जा किया था। तवाना घोड़े के पास थोड़े ही फासले पर केनोस का एक बैग रखा हुआ था। अच्छा खासा बड़ा बैग था। पता नहीं उसमें क्या सामान होगा, लेकिन एक और चीज भी थी। ये पानी की बड़ी छागल थी और उसके साथ ही उसे एक बंदूक और एक रिवाल्वर नजर आया जिसके पास कारतूस भी रखे हुए थे। उसने जोर जोर से आंखें मली, अपने गालों पर थप्पड़ लगाए। भला इस हौलनाक और पुरइस्रार दुनिया में ये सारी चीजें कहाँ से मौजूद हैं? यकीनन वो कोई ख्वाब देख रहा है, वरना इन पुरइस्रार वीरानों में, माजी के उन धुंधलकों में ये सब कुछ क्या मैनी रहता है। चुनाचा वो वहीं बैठा बैठा उन्हें देखता रहा। फिर जब दिलो दिमाग ने उस बात की तस्दीक कर दी कि जो कुछ देख रहा है वो वही ठीक है, तो वह अपनी जगह से उठा। अब उसकी निगाहें चारों तरफ भटक रही थी। उसे ये गमान गुजरा कि मुमकिन है कोई यहाँ तक आया हो और उसके बाद अपनी तमाम चीज़ों को यहाँ महफूज करके कुर्बो जवार में सैरो शिकार को निकल गया हो। एक ऊंची सी चट्टान पर चढ़कर उसने जहाँ तक निगाहों की हद थी दूर दूर तक देखा, लेकिन कहीं कोई निशान नजर नहीं आया। बड़ी हैरत की हालत में इन तमाम चीज़ों के करीब पहुंच गया और अब इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं था कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करे। सबसे पहले उसने पानी की छागल से थोड़ा सा पानी निकालकर चेहरे पर छींटे मारी और एक बार फिर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगा कि आसपास अगर कोई है तो नजर आए। उस वीराने को देखकर ये अंदाज़ा हो जाता था कि कुर्बो जवार में कोई आबादी भी नहीं। बहरहाल ये सारी चीज़ें उसे बड़ा हैरान कर रही थीं। पानी के 2 घोंट हलक से उतारने के बाद उसकी निगाहें थैले की जानब उठ गईं और उसने थैले को देखा। उसका यह ख्याल गलत था कि थैला कैनोस का बना हुआ है। यह किसी जानवर की झल्ली से बनाया गया था और बंदूक भी बहुत पुरानी किस्म की थी और उसके साथ ही वह पिस्तौल भी। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी था तअज्जुब खेज था और काबिल इस्तेमाल था। थैले को खोला तो उसमें खाने पीने की बेशुमार चीज़ें नजर आईं। हारून ने आसमान की तरफ देखकर खुदा का शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में कहा कि वाकई इन चीज़ों का यहाँ तक पहुँचने का जरिया कुछ भी हो, लेकिन ये जरिया बनाने वाली सिर्फ तेरी ही ज़ात है।
उसने उन अशिया को निकाला और हल्क में ठोंसने लगा। इससे ज्यादा और कुछ मुमकिन नहीं था। खाने से फारग होने के बाद एक बार फिर बदन पर कहोलत का हमला हुआ और आंखें खुद ब खुद जुड़ती चली गईं। खमार गंदम बड़ी चीज होती है, हर हालत में कुछ न कुछ करती ही रहती है। और इस बार न जाने कितनी देर सोया था कि आंख खुल गई। आंख खुली तो शदीद हैरत का सामना करना पड़ा, क्योंकि कुछ आवाजें उसके कानों में उभरी थीं। ये फायरों की आवाजें थीं। यकीनी तौर पर गोलियां चल रही थीं। वो जल्दी से उठकर बैठ गया। ये क्या हो रहा है? वो माजी की दुनिया से निकलकर हाल की दुनिया में कैसे आ गया? लेकिन अंदाजा ये हो रहा था कि यह हाल की दुनिया नहीं, तमाम चीजों से कदामत एहसास हो रहा था। फायरिंग की आवाजों पर उसने निगाहें दौड़ाई और फिर उसे अंदाजा हो गया कि आवाजें किधर से चल रही हैं। लेकिन ये अंदाजा भी उसे हो गया कि ये गोलियां कम से कम उस पर नहीं चलाई जा रही। काफी देर तक वो सोचता रहा और उसके बाद उसने फैसला किया कि कम से कम सूरत हाल का जायजा तो ले लेना चाहिए। चुनाचा उसने चमड़े के इस बैग को मोंडे पर लटकाया, राइफल कांधे से लटकाई, पिस्तौल अपने लिबास में ठोंसा और घोड़े की पुश्त पर सवार हो गया। फिर उसने अपने घोड़े को एड़ लगा दी। फायरिंग की आवाज बंद हो गई थी, लेकिन सिमत का उसे बखूबी अंदाजा था। वो उस पहाड़ी सिलसिले की तरफ चल पड़ा जहां से गोलियों की आवाजें आ रही थी। अभी उसने आधा फासला भी तय नहीं किया था कि अचानक चट्टानों के दरमियान से एक सर बुलंद हुआ और उसकी तरफ देखने लगा। हारून का उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन वो उस वक्त चौंका जब फायर की आवाज के साथ ही गोली उसके कान के पान से सनसनाती हुई गुजर गई। उसने एकदम रुख तब्दील किया, लेकिन दूसरी जानब फायर करने वाला एक आदमी नहीं था, बल्कि एक से ज्यादा अफराद मालूम होते थे। उन्होंने पहाड़ी चट्टानों पर से पत्थरों की आड़ लेकर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। हारून वाकई एक लम्हे के लिए मुश्किल का शिकार हो गया। अपने आप को उन गोलियों से बचाने के लिए वो घोड़े की पुश्त पर ऊंधा लेट गया। उसने घोड़े को हाथ मारा और घोड़ा बरक रफ्तारी से आगे बढ़ने लगा। गोलियां चलाने वाले जैसे हर कीमत पर उसे खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन हारून उनके दरमियान से बिल्कुल साफ निकल गया। अलबत्ता वो उस कदर मुतजस्सिस हो गया था कि उन लोगों के बारे में पूरी तरह अंदाजा लगाए बगैर यहाँ से वापस जाने का इरादा नहीं रखता था। वो पहाड़ी सिलसिले की दूसरी जानब पहुंच गया जहाँ ढलान बिखरे हुए थे, और यहाँ उसने अजीबोगरीब मंजर देखा। कोई इंसान ही था जो जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके चारों तरफ सात आठ घोड़सवार खड़े नजर आ रहे थे। ये घोड़सवार भूरे रंग के कोट और चुस्त पायजामे में मलबूस थे। उनके चेहरे पर उनके बाल बिखरे हुए थे। शक्ल से बिल्कुल वैशी मालूम हो रहे थे, लेकिन कतई गैर महजब दुनिया के बासी नहीं। लेकिन वो दुनियावी चीजों का इस्तेमाल जानते थे। अचानक ही उन्होंने हारून को देखा और एक बार फिर फायरिंग शुरू हो गई। इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था कि हारून खुद भी उनका मुकाबला करे। घोड़े को जो इसके इस्तेमाल में था कमाल की हैसियत रखता था। ऐसे लगता था जैसे उसे इस जंगो बजदल का काफी तजर्बा हो। वो खुद भी पैंतरे बदल बदल कर उनकी फायरिंग को खाली कर रहा था। हारून ने बेहतरीन शाह सवारी का मुजाहरा करते हुए राइफल सीधी की और उसकी पहली ही चलाई हुई गोली उनमें से एक को चाट गई। गोली का शिकार होने वाला एक बुलंद चट्टान पर से नीचे आ रहा। इत्तेफाक की बात यह थी कि वो शख्स जो जमीन पर पड़ा हुआ था, हारून की गोली का शिकार होने वाला भी उसके बिल्कुल नजदीक ही आकर गिरा था, और हारून ने अचानक ही जमीन पर पड़े शख्स को जख्मी शख्स पर फटते हुए देख लिया। यके बाद देगरे दो फायर हुए और जख्मी उछलकर दूर जा गिरा। ये तमाम हंगामा आराई इस कदर बरक रफ्तारी से हो रही थी कि शायद उन लोगों को भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला, वरना कम से कम वो ये अंदाजा लगा सकते थे कि उनका मद्दे मुकाबल हर लिहाज से एक बेहतरीन जंगजू है। ये फायर यकीनन नीचे पड़े हुए शख्स ने किए थे, लेकिन अब हारून के लिए इसके सिवा और कोई चाराकार नहीं था कि वो उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दे। और शायद यही वजह थी कि जमीन पर पड़ा हुआ शख्स उन लोगों के फायरों से महफूज था, लेकिन उन्होंने इस शख्स को हलाक करने की आखिरी कोशिश की थी। लेकिन हारून ने राइफल के बाद पिस्तौल निकाला और उन पर फायरिंग करने लगा। उसका निशाना हमेशा से बहुत अच्छा था। 7-8 अफराद में से 5 अफराद को उन गोलियों का शिकार हो गए और उसके बाद उनके पांव उखड़ गए। उनमें से जो बचे थे उन्होंने अपने घोड़ों को संभाला और उसका रुख तब्दील कर दिया। वो एक सिमत दौड़ते चले गए। हारून को अपनी उस अनोखी फतह पर बेपनाह खुशी का एहसास हुआ। हालांकि हकीकत ये थी कि जो वाकया पेश आया वो उसके लिए नाकाबिले फहम था।
अभी तक उसे कुछ भी अंदाजा नहीं हो सका कि इस पुरइसरार दुनिया में कदम रखकर ये पहला इस्तकबाल था जो गोलियों से किया गया। और हारून को अंदाजा हो गया कि जमाना कदीम की ये दुनिया, जिसमें बकौल प्रोफेसर गाजी या जरगास की कदीम नहीं थी। जरगास पता नहीं क्या कहता था, क्या समझाना चाहता था उसे। उसने दरवाजों की तरतीब बदल दी थी। ये दरवाजा जहां से वो इस दुनिया तक पहुंचा था, पता नहीं कौन से नंबर का दरवाजा था, क्या कहा जा सकता था। लेकिन यह हंगामा आराई और ये पुरइसरार माहौल हारून के लिए वाकई बहुत अजीबो गरीब था। फिर उसने 5 लाशें जमीन पर पड़ी हुई थीं। छठा वो शख्स था जो उनका निशाना बना हुआ था। चुनाचा आहिस्ता आहिस्ता हारून उनके करीब पहुंच गया। यहाँ पहुंचकर पहली बार उसके बदन को झटका लगा। जमीन पर पड़े हुए उस शख्स को जब उसने गौर से देखा तो वह चौंक पड़ा। वो मर्द नहीं, औरत थी। उसका सारा बदन कीचड़ में लथपथ था। चेहरे पर मिट्टी की मोटी तह चढ़ी हुई थी, सिर्फ आंखें साफ थीं। सर के बाल तक मिट्टी में लुथड़े हुए थे, लेकिन ये मिट्टी खुश्क हो गई थी। शायद वो किसी दलदल में गिर पड़ी होगी। ऐसा ही लग रहा था जैसे या तो वो खुद किसी दलदल में गिर पड़ी और या उससे बाहर निकली हो, या फिर किसी दलदल में डुबोकर बाहर निकाला गया हो। उसका सारा जिस्म यहाँ तक कि टांगे तक मिट्टी से लुथड़ी हुई थी, लेकिन उसकी मिट्टी से उगलता हुआ खून साफ देखा जा सकता था। उसकी आंखें टांगे शदीद जख्मी थी। और फिर हारून फुर्ती से नीचे उतर गया। उसने एक निगाह उन लोगों पर डाली जो जख्मी पड़े हुए थे, और ये सोचकर कि उनकी जानब बढ़ा कि कहीं उनमें से कोई जिंदा ना हो और वह बेख्याली से उनका शिकार हो जाए। असल में हारून ने जो जिंदगी गुजारी थी, ये मौजूदा हालात उसी जिंदगी का एक हिस्सा थे। एक महम जो की हैसियत से वो प्रोफेसर गाजी वगैरह के साथ बेशक एक फ़आल आदमी साबित हुआ था, लेकिन उससे कुछ अरसा कबल जब वो एक गिरोह के जाल में फंस गया था और एक खजाने के हसूल के लिए उसे भरपूर जद्दोजहद करनी पड़ी थी, वो जंगो वजदल में काफी माहिर हो गया था और उसकी ये महारत इस वक्त भी काम आ रही थी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि जैसे वह जमीन पर पड़ी हुई लाश पर झुका, अचानक उसे एक अजीब सी कैफियत महसूस हुई और दूसरे लम्हे वो जमीन पर ऊंधा लेट गया। उसका ऊंधा लेटना ही उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। गोली उसके ऊपर से निकल गई। 2 गोलियां चली। एक लम्हे के लिए हारून को यह एहसास हो गया कि ये गोलियां जमीन पर उसके शिकार हो जाने वालों से नहीं, बल्कि उस लड़की ने चलाई हैं जो वहां थोड़े फासले पर पड़ी हुई थी। हारून के हलक से एक गुर्राहट निकली। कुतिया की बच्ची, मैं तेरी मदद के लिए आया हूँ। तेरी वजह से मुझे 5 आदमियों के खून से हाथ रंगना पड़े और तू मुझ पर ही गोलियां चला रही है। लेकिन शायद उसके अल्फाज नहीं सुने थे। उसने एक और फायर किया और हारून को उछलकर बचना पड़ा। यह उसके पिस्तौल का आखिरी कारतूस था। हारून ने अपनी जगह छोड़ दी। लड़की उस पर शदीद गुस्सा आ गया था। वो एक बार फिर उसके करीब पहुंच गया। लड़की ने दांत भींचकर पिस्तौल का ट्रैगर दबाया तो ट्रेस ट्रेस की आवाजें निकल रह गईं। हारून ने उसके हाथ पर एक ठोकर मारी और पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। वैसे ये देख चुका था कि इंतहाई तंदुरुस्त और तवाना लड़की है। लंबे कद और भरे भरे बदन की मालक, मिट्टी के लुथड़े हुए चेहरे के नकूश से कोई खास अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि ये चेहरा बेहद खौफनाक लग रहा था। सिर्फ आंखें खुली हुई थी जिन्हें देखा जा सकता, वरना मिट्टी ने उसके असली खदोखाल छुपा लिए थे। हारून ने सख्त लहजे में कहा, तू जख्मी तो है लेकिन पागल भी मालूम होती है। जरा भी अपनी खोपड़ी पर बोझ डाले तो तुझे इस बात का एहसास हो जाए कि मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि तेरी वजह से मैंने उन लोगों को कत्ल कर दिया जो तुझ पर हमला आवर हुए थे। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। ना उसके नकूश में कोई तासर पैदा हुआ, ना उसकी आंखों में। चेहरा तो खैर मिट्टी में लुथड़ा ही हुआ था, लेकिन कम से कम आंखों से कोई तासर दे सकती थी। उसकी निगाहें बिल्कुल सपाट थीं। तब हारून झुका और उसने लड़की को वहां देखा। दूसरे लम्हे उसके बदन में तकलीफदा लहरें दौड़ गईं। लड़की की टांगें बहुत ज्यादा जख्मी थी और उनसे खून उबल रहा था। ऐसे लगता था जैसे जानबूझकर उसकी टांगों में गोलियां मारकर उसे मादूर करने की कोशिश की गई हो। खून बहुत ज्यादा बह चुका था। लड़की की आंखें जार बहाना बंद हो रही थी। उसकी पुतलियां चढ़ जाती थीं, जिससे यह एहसास होता था कि खून बह जाने की वजह से उस पर नकाहत तारी होती जा रही है। हारून के मुंह से अजीब सी आवाज निकली। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक ही हारून ने महसूस किया कि लड़की होंठों पर जुबान फेरते हुए उसे पानी की छागल की तरफ देख रही है। हारून जल्दी से आगे बढ़ा। घोड़े से उसने छागल उतारी और उसके हवाले कर दी। लड़की ने दीवाना वार दोनों हाथ बढ़ाए। कोहनियां
टिकाई और छागल दांतों में दबाकर उससे मुंह लगा लिया और सारा पानी घटाघट करके पी गई। और उसके बाद उसने छागल एक तरफ लटका दी और आंखें बंद कर जमीन पर सर टिका कर ऐसे लग रहा था जैसे अब उसकी तमाम तर कुव्वतें उसका साथ छोड़ती जा रही हों। खून काफी मिकदार में जमीन पर जमा हो चुका था और मुसलसल बहे जा रहा था और उसके पास कोई ऐसा जरिया नहीं था जिससे उसका खून बंद किया जा सके। फिर एक ख्याल उसके जहन में और दूसरे में वो फुर्ती से अपनी जगह से उठा और अब वो एक लाश के पास पहुंचा। उसने उसके लिबास का जायजा लिया। रिवाल्वर राइफल के अलावा उसके पास संगीन भी थी। उसने धार वाला चाकू निकाला और उसके लिबास को गिरबान के पास से काटने लगा। फिर उसने उसी लिबास से लंबी पट्टियां निकाली और बरक रफ्तारी से ये तमाम पट्टियां लेकर लड़की के करीब पहुंच गया। उसने लड़की के सर उठाकर अपने जानों पर रखी, लेकिन दूसरे ही लम्हे लड़की सांप की तरह पलटी और उसके हलक से गुर्राहटें निकलने लगी। बिल्कुल यही लग रहा था जैसे कोई जख्मी शेरनी गुर्रा रही हो। उसने कई बार हरकतें की और हारून से दूर हो गई। हारून को 3 बार उस पर गुस्सा आ चुका था। लड़की जरूरत से ज्यादा मुहतात बनने की कोशिश कर रही थी। उसके मुंह से गुर्राई हुई आवाज निकली, मैं तुझे मारना नहीं चाहता। अगर सारा खून पैरों के जरिए निकल गया तो तू मर जाएगी, समझी? होश में आ, वरना सर उठाकर जमीन से टकराऊंगा और बेहोश करने के बाद तेरी टांगों की मरहम पट्टी कर दूंगा। लड़की के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, बस वो दहशतज़दा निगाहों से उसे देखने लगी। हारून एक बार फिर आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उस लड़की ने एक कलाबाजी खाई और धप से जमीन पर जा गिरी, क्योंकि वो पैरों के बल जमीन पर नहीं आ सकती थी। बहता हुआ खून पथरीली जमीन पर लकीरें बनाते हुए दूर तक फैल गया। हारून ने जोर से गर्दन झटकी। ना जाने क्यों लड़की की जद्दोजहद अचानक ही उसे पसंद आने लगी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब पहुंचा और उसने फाड़ी हुई पट्टियां सामने करते हुए इशारे से लड़की को बताया कि वो उन्हें उसके जख्मों पर बांधना चाहता है। ये कहकर उसने पट्टियां लड़की के सामने इस तरह बढ़ा दी जैसे कोई किसी अजनबी से मुखातब होता है। लड़की ने इन पट्टियों को देखा और हारून को देखा। फिर उसके चेहरे पर किसी कदर सुकून नजर आया। हारून को इस वक्त अंदाजा हो गया कि शायद लड़की उसके अल्फाज न समझ नहीं पा रही। वो हाथों का सहारा लेकर उठकर बैठ गई। फिर उसने एक पट्टी उठाई और थोड़ी सी पीछे खिसक कर एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गई। उसके बाद उसने खुद ही अपनी जख्म पर पट्टियां बांधना शुरू कर दी, लेकिन उसकी आंखों में ना तो शुक्र के जज्बात उभरे थे और ना ही उसकी जुबान से एक लफ्ज भी अदा किया था। वो एक ऐसी वहशतज़दा हरनी नजर आ रही थी जो हर आहट पर चौंक कर इधर उधर देखने लगती। हारून उसके बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि लड़की पागल तो नहीं है। ये अंदाजा उसे हो चुका था कि वो उसके चेहरे या उसके अल्फाज पर गौर नहीं कर रही। बहरहाल उसने अपने जख्मों पर पट्टियां कस ली। खून उन पट्टियों पर भी आ गया था, लेकिन अब ज्यादा खून बहने के अमकानात खत्म हो गए थे। वैसे काफी खून बह चुका था। अलबत्ता हारून जब भी लड़की के चेहरे पर निगाहें डालता उसे अंदाजा होता कि लड़की अब तक मुतमिन नहीं हुई। जिस तरह उसने जमीन पर पलटियां खाई थी और जिस तरह जमीन पर कलाबाजियां खाकर दूर जा गिरी थी, वो किसी ऐसे इंसान का काम नहीं था जिसकी दोनों टांगें गोलियों से जख्मी कर दी गई हों। बहरहाल उसे ये अंदाजा हो रहा था कि 5 आदमी यहाँ पड़े हुए हैं और 3 फरार हो गए। वो जो कोई भी है वो लड़की को शदीद नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये भी मुमकिन है कि वो वापस आएं और उसे हलाक कर दें। बहरहाल हारून ने सोचा, एक बार फिर उसकी निगाहें लड़की की जानब उठ गईं। बस ये समझना चाहता था कि लड़की इसकी बात का मतलब समझ रही है या नहीं। दफतन ही उसने कहा, लड़की अगर तू मेरे साथ चलना चाहती है तो मेरे साथ चल। दूसरी सूरत यह है कि वो लोग तुझे वापस आने के बाद हलाक कर देंगे, या फिर तेरे साथ उस वक्त बेहतरीन इंसाफ ये है कि मैं तुझे खुद ही गोली मारकर जिंदगी के इस अजाब से निजात दिला दूं। बल्कि यही मुझे ज्यादा गनीमत महसूस होता है, हारून ने कहा और राइफल लोड करने लगा। उसने लड़की के चेहरे की तरफ देखा जो चौंक कर उसे देखने लगी। हारून के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है, जाहिर है मैंने तुझे बचाने के लिए उन 5 अफराद को कत्ल कर दिया। ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तू मेरे हाथों मारी जाए। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तू जो अब तक अपने आप को मेरे हर लफ्ज से अलग रखे हुए थी, मेरी बातों को समझ रही है या नहीं। लड़की ने पहली बार जुबान खोली। तुम्हारा बेहद शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हारा एहसान मानती हूँ। बस इससे ज्यादा तुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है।
अब मैं खुद अपने आप को संभाल लूंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा पथरीलापन था। हारून के होठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। वो बोला, मगर सुन, तू यहाँ क्या करेगी? तेरे दुश्मन वापस आ गए तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनका असला मौजूद है, मैं उसे इस्तेमाल करूंगी। असल में मेरे पास असला ही खत्म हो गया था, और जब तक मेरे पास राइफल थी और गोलियां मौजूद थी, उनमें से कोई भी मेरे पास नहीं आ सका था। वो 3 दिन से मेरा पीछा कर रहे थे, और 3 दिन के बाद इस वक्त वो अपनी कोशिशों में कामयाब हुए, जब मेरे पास राइफल की गोलियां खत्म हो गईं। ठीक है, तू बहादुर है, लेकिन तेरी टांगे बेचार हो चुकी हैं। उनके बगैर तू यहाँ क्या कर सकती है? लड़की इधर उधर देखने लगी। फिर उसने अफसोस भरे लहजे में कहा, मेरा घोड़ा यहाँ से काफी फासले पर मरा पड़ा है। वो बेचारा भी इन गोलियों का शिकार किया था। सुनो, क्या तुम ये दोनों राइफलें उठाकर मुझे दे सकते हो जो कुछ फासले पर पड़ी हैं? उसने इशारा किया और हारून उन राइफलों की तरफ देखने लगा। ये उन्हीं मरने वालों की राइफलें थी जो उसकी रवैयों का शिकार हुए थे। बहरहाल वो आगे बढ़ा और उसने 2 राइफलें उठाईं और उन्हें लड़की के पास रख दिया। उसके साथ उसने कारतूसों की पेटियां भी लड़की को दे दी। उसे शदीद हैरत अदा हो गया। लड़की ने राइफलें देखी, उन्हें उठाए और फिर इंतहाई बर्क रफ्तारी से वो उठ खड़ी हुई। उसकी दोनों टांगें लटक रही थीं, लेकिन उसने अपना बदन राइफलों के सहारे संभाल लिया। राइफलों के कंधे बेसाखियों की तरह उसकी बगलों के नीचे दबे हुए थे। फिर वो आहिस्ता से बोली, देखा, मैं उनके सहारे चली जाऊंगी, तुम मेरी बिल्कुल फिक्र ना करो। लड़की की इस जुर्रात ने हारून को शशदर कर दिया। वो वाकई दलेर और बाकमाल लड़की थी। इतने के मर्द भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन बहरहाल उसने नरम लहजे में लड़की से कहा, देखो, बेशक तुम एक दलेर लड़की हो, मैं तुम्हें उन लोगों का घोड़ा भी दे सकता हूं पकड़कर, लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तुम्हें किसी ऐसी जगह पहुंचा दूं जहां से तुम अपने लिए बंदोबस्त करो। वैसे क्या तुम बताओगी कि तुम कौन से कबीले से ताल्लुक रखती हो और तुम्हारा कबीला यहाँ से कितनी दूर है? तुम्हें कहाँ पहुंचा दिया जाए? लड़की ने एक बार फिर हारून को देखा। चिकनी मिट्टी की तरह उसके चेहरे के तासर का अंदाजा नहीं होने दे रही थी, लेकिन आंखों में तो तासर झलकता है। अलबत्ता उसकी आंखें वो सपाट कैफियत बरकरार थी। हारून ने फिर कहा, जख्मों से बह जाने वाला खून आखिरकार तुम्हें बेहोश कर देगा, और अगर तुमने जुबान ना खोली तो मुझे यह भी पता नहीं चल सकेगा कि तुम कहाँ जाओगी। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि जितनी मदद तुम मेरी कर चुके हो, उससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद कबूल नहीं करूंगी। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है, अगर वक्त ने इजाजत दी और तुम्हें जरूरत पेश आई तो मैं तुम्हें इसका सिला पेश करूंगी। और बस एक बार फिर तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं किसी कीमत पर तुम्हारा साथ नहीं जाऊंगी, और इस बात को भी ज़हन नशीन कर लो कि तुम मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ मजबूर नहीं कर सकोगे। पागल हो तुम, समझी? तुम पागल हो, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। लड़की बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। फिर बोली, तुम वाकई मेरे मददगार हो और मैं तुम पर गोलियां चलाकर शर्मिंदा हूँ। अच्छा, यूं करो, 1 मिनट के लिए पत्थरों की आड़ में जा सकते हो? मैं असद के चेहरे पर हचकिचाहट पैदा हुई और हारून ने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, बहरहाल जो मुनासिब समझो करना। मेरी मदद इस वक्त तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। लड़की ने राइफलों को बैसाखियों की तरह इस्तेमाल किया और पत्थर के पीछे चली गई। हारून खुद भी वहां से काफी दूर हट गया। उसकी निगाहें चारों तरफ भटक रही थीं और वो ये सोच रहा था कि जो 3 बचकर गए हैं कहीं दूर पहुंचकर पोजीशन ना लें और उन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करें। वैसे लड़की पागल तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसका हद से बड़ा हुआ एतमाद हारून को बेचैन कर रहा था। बिला वजह की हमदर्दी का वो खुद भी कायल नहीं था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि लड़की अपनी जिद में अपना शदीद नुकसान कर रही थी। वो ज्यादा देर तक खुद को अपने बदन के सहारे नहीं खड़ा कर सकती। अब क्या करना चाहिए? अगर वो इस बात की बात ना माने तो इसके अलावा कोई चाराकार नहीं कि उसके सर पर जरब लगाकर बेहोश कर दिया जाए और कम से कम यहाँ से इतनी दूर ले जाया जाए कि वो उसके दुश्मन उस तक ना पहुंच सकें। अचानक ही हारून का घोड़ा हनहनाया और इस तरह आवाज निकाली कि हारून को उसकी जानब मुतवज्जा होना पड़ा। उसने पलटकर जो मंजर देखा वो उसके लिए बड़ा ही हैरान कुन था। लड़की राइफल का एक कंधा बगल में दबाए जमीन पर खड़ी हुई थी और हारून के घोड़े की लगामें उसके हाथ में थी। वो उछल कर घोड़े की पुश्त पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। हारून के मुंह से बेइख्तियार निकला, तेरा बेड़ा गर्क, क्या कर रही है? मेरा ही घोड़ा लिए जा रही है। हारून ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक ही कुछ हुआ। हारून का घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा था। लड़की ने उसकी लगामें पकड़कर कुछ इस तरह बल दिया था कि उसका घोड़ा
घोड़ा अपना तवाजुन कायम ना रख सका, लेकिन दूसरे लम्हे जब वो संभल कर उठा तो लड़की उसके घोड़े की पुश्त पर सवार थी। घोड़ा अलफ होकर हिनहिनाया, लेकिन लड़की के पड़ने वाले हाथों ने उसे दुरुस्त कर दिया। घोड़े ने एक इतनी ही लंबी छलांग लगाई कि हारून को ख्याल हुआ कि चलो ये कम वक्त गई, खुद अपनी मुसीबत का शिकार हो गई। अब वो घोड़े की पुश्त खुद जमीन पर मुंह के बल गिरेगी और उसका भेजा बाहर निकल पड़ेगा। लेकिन घोड़े ने लंबी छलांग लगाने के बाद जब जमीन पर अपने आप को टिकाया तो लड़की उसकी पुश्त पर जमी हुई थी। फिर दूसरे लम्हे घोड़ा खड़ा हो गया। हारून ने गुराते हुए राइफल की नाल सीधी की और लड़की का निशाना लिया, लेकिन फिर अकल ने उसे सहारा दिया। उसने एक ठंडी सांस ली और राइफल नीचे झुका दी। किसी घोड़े के लिए वो एक जिंदगी नहीं ले सकता था, लेकिन ये लड़की बदबख्त जरूरत से ज्यादा ही अपने आप पर एतमाद करती थी। उसका दिल चाह रहा था कि अपनी बूटियां नोचने लगे। अकल का तकाजा तो ये था कि घोड़े की लगाम पकड़कर उसे अपने साथ चट्टान के अकब में ले जाता, लेकिन उसके ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि लड़की दोनों जख्मी टांगों के बावजूद ना सिर्फ खड़ी हो जाएगी बल्कि घोड़े पर सवार होने की कोशिश भी करेगी। और जब लड़की खड़े होकर घोड़े की पुश्त पर सवार ना हो सकी तो उसने लगामें पकड़कर घोड़े को जमीन पर गिरा लिया। ये मामूली बात नहीं थी। इसका मतलब यह है कि वो बेपनाह ताकतवर थी, वरना घोड़े को गिराना आसान काम नहीं था। हारून का मुंह अब भी हैरत से खुला हुआ था। लड़की का अब भी नामो निशान नजर नहीं आया और फिर उसने अपने आप को गालियां दी और एक पत्थर पर बैठकर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन दफतनी उसे वो घोड़े याद आए जो उन लोगों के थे और थोड़े फासले पर थे। उस वक्त उनमें से कोई घोड़ा पकड़ लेना बहुत जरूरी था। चुनाचा हारून फौरन पत्थर से उठ आया। फिर उसने सबसे तवाना घोड़े को और आहिस्ता आहिस्ता उसे चमकारता हुआ उसके करीब पहुंच गया। घोड़े को पकड़ना बहुत जरूरी था। यह भी शुक्र था कि लड़की के पास पहुंचकर उसने अपना सामान का थैला नीचे उतार लिया था, वरना घोड़े के साथ साथ उसका सामान भी गया था। बहरहाल उन मुर्दा लोगों का एक घोड़ा उसके कब्जे में आ गया और उसने सोचा कि उस पर बैठकर लड़की का ताकुब करे, लेकिन लड़की जिस कदर छल्लावा थी और जिस तरह वो यहाँ से भागी थी, उसके बाद ये यकीन हो गया कि उसे पकड़ना आसान काम नहीं होगा। बहरहाल उसके बाद हारून घोड़े पर सवार हो गया। सामान वगैरह उसने महफूज कर लिया। वो आगे बढ़ा था, लेकिन वो लड़की उसके जहन से चिपकी हुई थी। कम वक्त के नकूश तक वादे नहीं हुए थे। ना जाने किस मुसीबत का शिकार हुई। वो कौन लोग थे जो उसे हर हालत में हलाक कर देना चाहते थे? कितने अफराद थे वो कह रही थी कि 3 दिन से वो उसका ताकुब कर रहे हैं, लेकिन लड़की थी या क़यामत। दोनों टांगे नाकारा होने के बावजूद यूं लगता था जैसे उन टांगों का ताल्लुक उसके वजूद से ना हो। उसने अपने उन शदीद जख्मों की भी परवाह नहीं की थी और घोड़ा लेकर निकल गई। हालांकि अगर वो चाहती तो हारून का सहारा ले सकती थी, लेकिन उसने सहारे को तौहीन समझा। बहरहाल हारून अपने घोड़े को दौड़ाता रहा। कोई खास हिम्मत तो इख्तियार करना नहीं थी। बस संगलाख पहाड़ और रेतले मैदान घोड़ों के कदमों तले आते रहे। आखिरकार काफी दूर पर उसे एक अजीबोगरीब पहाड़ी सिलसिला नजर आया। एक अजीमो शान पहाड़ी सिलसिला जिनके दरमियान एक दरार सी बनी हुई थी। बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे पहाड़ को जमीन से लेकर चोटी तक दरमियान से 2 हिस्सों में मुनक़सिम कर दिया गया हो। ये इंसानी हाथों की तराश तो नहीं थी, और अगर इंसानी हाथों ने इस रास्ते को तराशा है तो ये लोग बिलाशुबा बहुत मेहनत कश और बहुत मजबूत होंगे, जिन्होंने ये पहाड़ काट कर ये दरार बनाई थी। करीब पहुंचकर उसे बखूबी अंदाजा हो गया कि ये दरार इंसानी हाथों की बनाई हुई है और कमाल की दरार बनाई थी। ये यूं लगता था जैसे पहाड़ किसी जरिए से एक दूसरे से हट गया हो। फिर उसने दूसरी तरफ देखा तो उसे एक बस्ती आबाद नजर आई। कच्चे पच्चे मकानात पर मुश्तमिल बड़ी तरतीब से बनी हुई बस्ती, जिनके दरमियान में फूलों के बागात और घास बिखरी हुई थी। दरार का दूसरा रास्ता बुलंदी पर खत्म होता और आगे ढलान शुरू हो जाता था, जो नीचे उस आबादी तक चला गया जहां पर बस्ती आबादी थी। उस बस्ती के बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था वो कौन सी बस्ती है, लेकिन एक नजर देखने से ये अंदाजा हो जाता था कि वो बेइंतहा खूबसूरत है और उसमें रहने वाले यकीनी तौर पर बहुत ही आला ज़ौक़ के मालिक होंगे। उसने यहाँ उस बुलंदी पर घोड़ा रोक लिया और बहुत देर तक बस्ती को देखता रहा।
उसका दिल चाह रहा था कि किसी से उस बस्ती की तारीफ करे, और बहरहाल तन्हा था और कोई उसके साथ नहीं था। देर तक सोचता रहा, किसी अजनबी बस्ती में भी, वो भी एक ऐसे इलाके की बस्ती जिसके बारे में उसे कुछ नहीं मालूम था। जिन लोगों ने उसे देखा था, उसे देखकर ये अंदाजा होता था कि वो बिल्कुल ही गैर महज़ब तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी हद तक वैशी जरूर हैं। लड़की के साथ जो कार्रवाई हुई थी उससे उनकी वहशत खेजी का अंदाजा होता था। हारून ने एक गहरी सांस ली और सोचने लगा कि क्या सीधा सीधा उस बस्ती की जानब चला जाए या फिर ऐसा रास्ता इख्तियार करे जिससे पहले उसे इस बस्ती के बारे में मालूम हो जाए। उसने आंखें बंद करके गर्दन झटकी, तभी उसकी निगाह घोड़े की ज़ेन पर पड़ी। घोड़े की ज़ेन के साथ 2 थैले बंधे हुए थे। उसने उनसे पहले इन थैलों को नहीं देखा था। चमड़े के थैले थे जिन्हें खास तौर से घोड़े की ज़ेन से मुंसलिक किया गया था। हारून ने नीचे उतरने के बाद उनमें से एक थैला खोल कर देखा। उस थैले में खाने पीने की अशिया थी, खुश्क मेवे जो अजनबी नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ उसे जो कुछ नजर आया वो उसके लिए बहुत ही दिलचस्पी का बायस था। ये चमड़े के कटे हुए गोल गोल सिक्के थे। यकीनी तौर पर उन्हें सिक्का ही कहा जा सकता था, लेकिन उनका अंदाज मखसूस था। चमड़ा भी खास ही किस्म का था। अगर ये मकामी करेंसी है तो इस वक्त तो ये बड़ी मददगार साबित होगी। बहरहाल हारून बड़ी अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। आखिरकार उसने आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों को ढलानों की जानिब बढ़ा दिया। उसके दिल की धड़कनें मुंतशिर थीं, लेकिन बहरहाल अब वो इस बात को तकदीर समझ चुका था कि वक्त ने उसे जिस दोराहे पर ला खड़ा किया, वो अगर चाहता तो इन ढलानों को अबूर करके अपनी दुनिया में पहुंच सकता था। बेशक ये सब एक तिलस्मी अमल था, लेकिन बहरतौर अमल था और वो इससे फायदा भी उठा सकता था। लेकिन वक्त ने उसे जिस रास्ते पर लाकर डाला, यकीनन वही उसके लिए सही होगा। घोड़ा सुस्त रवि से उस पुर इसरार बस्ती की जानब बढ़ रहा था और हारून के दिल में सोच के भनूर पड़ रहे थे। इस बात पर उसे थोड़ी सी हैरत थी कि जिस माहौल से वो गुजर कर आया था उसकी तारीख काफी पुरानी मालूम होती थी। उसने वहां इंसानी आबादियों की जो शक्ल सूरत देखी, लगता था कि एक खासा पुराना दौर है जो उसकी निगाहों के सामने जिंदा है। इस वक्त की तहजीब किसी फरसूदा और कदीम मालूमात होती थी, लेकिन अब जो कुछ उसकी निगाहों के सामने था वो उससे कहीं जदीद था। जिन इलाकों में निकल आया वहां के लोग असला का इस्तेमाल भी जानते थे। उनके दरमियान आतिशी असला भी मौजूद था। लिबास का भी भरपूर तस्वर उनके यहाँ था। ये बात जरा काबिले हैरत थी, लेकिन यहाँ भी प्रोफेसर गादी की रहनुमाई उसके काम आई थी। हालांकि वो हिस्ट्री का आदमी नहीं था, उसकी दुनिया तो जरा बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन अब उसे इस चीज से भी दिलचस्पी हो चुकी थी कि कौन सा वक्त किस तरह का है और अदवार की तहजीब क्या हुआ करती थी। यहाँ उसके अपने ज़हन ने ही उसकी बात का भी फैसला कर दिया। उसने सोचा कि दरखास एक साहिबे इल्म आलमी था। पूरी कहानी सुनने के बाद उसने कहा था कि बेशक उसकी मादी की दास्तान 16 दरवाजों में से किसी दरवाजे के दरमियान है। ये भी हो सकता है कि उसने जिस दरवाजे की जानब उसकी रहनुमाई की है वो मुख्तलिफ हो, यानी वो 16वां दरवाजा ना हो, बल्कि वो दरवाजा हो जिसके अकब में उसका मादी पोशीदा है और ये जरा जदीद जमाने की बात हो। एक दानिशमंदाना सोच थी जो बहुत सी बातों की वजाहत करती थी। बहरहाल वो नहीं जानता था कि बस्ती के लोग उसका किस तरह इस्तकबाल करेंगे या उस बस्ती में उसे कैसे कैसे हालात से दो चार होना पड़ेगा, लेकिन आगे तो आना ही था। उसने अपना घोड़ा बस्ती में दाखिल कर दिया और इमारतों की कतारों के सामने से गुजरने लगा। वो गहरे अंदाज में उसका जायजा ले रहा था। तब उसकी नजर एक इमारत पर पड़ी जिसका सामने का हिस्सा खुला हुआ था और उसमें भद्दे तर्ज की चीजें और कुर्सियां पड़ी हुई थीं। लोग वहां बैठे मट्टी के बर्तनों में किसी मशरूब से शुगल कर रहे थे और वहां से हल्का हल्का धुआं भी उठ रहा था। बिल्कुल होटल का मंजर था। हारून ने दिलचस्पी से यह देखा। सच्ची बात यह थी कि ये जमाना कदीम का खेल नहीं था। आज भी महज़्ज़ब आबादियों के पसमानदा जगहों पर ऐसी झोंपड़ा नुमा होटल हुआ करते हैं। जरा सा अंदाज मुख्तलिफ था, लेकिन देखने में वैसा ही लगता था और वहां पर रुक गया। सामने खास तरह के सतून बने हुए थे जिनसे बहुत से घोड़ों की लगामें मुंसलिक थीं। हारून ने अपना घोड़ा भी वहीं बांध दिया, सामान भी वहीं छोड़ दिया था, क्योंकि उसने दूसरे घोड़ों पर भी सामान के गट्ठर बंधे हुए देखे थे। हालांकि उसका लिबास यहाँ से लोगों से मुख्तलिफ था, लेकिन किसी ने भी उसे हैरत से नहीं देखा था। बस्ती के दूसरे लोग भी अपने कामों में मसरूफ थे। छोटे छोटे बच्चे, खूबसूरत औरतें, उधेड़ नौजवान मर्द कुर्बो जवार में अपने काम में मसरूफ नजर आ रहे थे। उसी होटल की दाहिनी सिमत जो सतून नजर आ रहे थे। Perfect.